हेलो। इस लेक्चर में हम लोग गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में जानेंगे और गेस्टाल्ट थेरेपी को तीन अलग अलग सेक्शंस में या तीन अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। आज के लेक्चर में गेस्टाल्ट थेरेपी में जो मेजर कंस्ट्रक्ट्स या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, जो कुछ की टर्म्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो समझना जरूरी है। वो बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि गेस्टाल्ट थेरेपी का जन्म कैसे हुआ, कौन इसके जनक थे। ये सब जानकारियां हम आज के लेक्चर में देखेंगे और इसके आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि थेरेपी की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें मनोचिकित्सा की प्रक्रिया क्या होती है, और एक थर्ड लेक्चर में क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं इस थेरेपी में, वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन गेस्टाल्ट थेरेपी का। गेस्टाल्ट थेरेपी वैसे तो मानी जाती है कि फ्रिट्ज पर्ल्स और उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी लॉरा पर्ल्स ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन गेस्टाल्ट थेरेपी सिर्फ और सिर्फ इन दो व्यक्तियों के काम से संबंधित नहीं है। उनका काम बहुत हद तक उनसे पहले जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक आए थे, उनके काम से प्रभावित मिलता है। जैसे मैक्स वर्डाइमर रहे, जो एक फेमस गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। इसी तरह वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका, इन तीनों का ही नाम आपने गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम में सुना होगा। तो इनके काम से काफी प्रभावित दिखता है फ्रिट्ज पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स का गेस्टाल्ट थेरेपी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने एक धरातल दिया, एक बेस दिया, एक मनोवैज्ञानिक आधार दिया, जिसके आधार पर फिर पर्ल्स ने गेस्टाल्टवाद का उपयोग करना शुरू किया परामर्शन के क्षेत्र में और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना जरूरी है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और गेस्टाल्ट थेरेपी, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और गेस्टाल्ट मनोचिकित्सा में अंतर कहाँ पर है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में हम प्रत्यक्षीकरण और संज्ञान के बारे में बात करते हैं, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। जबकि गेस्टाल्ट मनोचिकित्सा में फोकस होता है व्यक्तित्व पर, मनोविकारों पर और मनोचिकित्सा पर। इसके साथ साथ गेस्टाल्ट थेरेपी में एक बहुत मुख्य हिस्सा ये है कि आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन की जो हम बात करते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अवेयरनेस इन द हियर एंड नाउ। ये हियर एंड नाउ यानी यहां और अभी, ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे भी इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हियर एंड नाउ का अवेयरनेस, इसके बारे में जागरूकता, यहां और अभी के बारे में पूरे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि जागरूकता पे बहुत फोकस है। और किस बारे में जागरूकता? अपने प्रेजेंट के बारे में, अभी के बारे में, यहाँ के बारे में, स्वयं के बारे में। तो फोकस, प्रेजेंट फोकस इसमें बहुत रहता है कि अभी प्रेजेंट टाइम्स में हमें फोकस करना है, वर्तमान में फोकस रखना है। तो हियर एंड नाउ का यही अर्थ है। हियर मतलब यहाँ, नाउ का मतलब अभी। तो यहाँ और अभी क्या चीजें घटित हो रही हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसके बारे में जागरूक रहना है। तो ये भी एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो गेस्टाल्ट थेरेपी में रहता है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हम ये नहीं देखते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जो है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। 1890 में ये बनाया गया था। एक दार्शनिक थे, क्रिश्चियन वॉन एरनफेल्स, उन्होंने ये शब्द बनाया था, जिसका मतलब होता है एक यूनिक पैटर्न, एक अद्वितीय पैटर्न, जिसमें कि अलग अलग हिस्से, अलग अलग टुकड़े मिलकर एक कंप्लीट होल बना देते हैं। जो आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं, एक संपूर्ण चीज दिखती है, कोई चीज टुकड़ों में बटी हुई नहीं दिखती है, पूरा पूरा उसको देखते हैं, कंप्लीटनेस में देखते हैं, पूर्ण रूप में देखते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण अगर मान लीजिए, एक कुर्सी है अगर, तो कुर्सी को आप इस तरह नहीं देखते कि चार लकड़ियां हैं और एक पट लकड़ी पड़ी हुई है और एक उसका जो बैक साइड होता है, मान लीजिए एक वैसे चौड़ी सी लकड़ी है। आप इस तरह तीन चार टुकड़ों में बटा हुआ नहीं देखते हैं कुछ भी। उस भले वो उतने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, आप उसको कंप्लीट रूप में देखते हैं, पूर्ण रूप में देखते हैं कि ये कुर्सी है। इसी तरह से गेस्टाल्ट वर्ड का यही मतलब है कि हम जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं वो होल के रूप में करते हैं, कंप्लीट
चीज के रूप में करते हैं, ना कि उसके जो अवयव हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, वो जिन टुकड़ों से मिलकर बना है, वो अलग अलग टुकड़ों को हम देखते हैं। तो गेस्टाल्ट की जो परिभाषा है उसमें 3 मुख्य चीजें आती हैं। पहला तो कोई वस्तु, दूसरा उस वस्तु का संदर्भ या उसका पर्यावरण, उसके आसपास जो चीजें हैं वो, और तीसरा इन दोनों का संबंध, मतलब वस्तु का उसके पर्यावरण या उसके संदर्भ से संबंध। ये 3 चीजें गेस्टाल्ट के डेफिनेशन में आती हैं। और यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है जो गेस्टाल्ट वाद, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आप पहले से जानते होंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में, तो आपको ये फेमस कोटेशन या लाइन इसके बारे में पता होगी कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जो पूर्ण आप देखते हैं वो उसके हिस्सों से, उसके अवयवों से बड़ा है। मतलब वो सिर्फ उन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देने मात्र से नहीं बना है, वो जोड़ देने के बाद जो चीज पूर्ण एक जन्मता है, जो बनता है, वो अपने आप में ज्यादा अर्थपूर्ण है, ज्यादा मीनिंगफुल है। जैसे कुर्सी का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वो बस 4 खड़ी लकड़ियां, एक पट लकड़ी, एक और खड़ी लकड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अपने आप में उससे कुछ ज्यादा है। वो होल जो बना, वो पूर्ण जो बना, वो उसके हिस्सों के बस जोड़ मात्र भर नहीं है, उससे और ज्यादा मीनिंगफुल है। उसका फिर आपके दिमाग में उसका यूज आता है, उसका अलग अलग डिजाइन और वैरायटी आता है, उसका क्या कॉस्ट हो सकता है ये आता है। तो वो अपने आप में ज्यादा महत्व और ज्यादा मीनिंग रखता है, और वो सिर्फ कुछ टुकड़ों का समावेश नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये गेस्टाल्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गेस्टाल्टन, ये एक शब्द है गेस्टाल्टन, जो कि एक क्रिया शब्द है, जिसका मतलब होता है परिवर्तित करना या संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना। तो गेस्टाल्टन शब्द ये है, क्रिया शब्द है, जो गेस्टाल्ट के संदर्भ में भी आप सुनेंगे। ये एक क्रिया शब्द है जो बताता है किसी चीज को संगठित करना या परिवर्तित करना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रिट्ज पर्ल्स के बारे में, जो कि इसके जनक माने जाते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी के जनक माने जाते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऊपर जो पिक्चर है उनकी उस समय की पिक्चर है जब वो युवा थे, और नीचे की तस्वीर जो है जब वो एजेड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तब की तस्वीर है। तो इनका जन्म हुआ था 1893 में। इनका नाम था फ्रेडरिच सोलोमन पर्ल्स। ये मझले बच्चे थे अपने परिवार में, मतलब इनके बड़े भी कोई सहोदर थे और छोटे भी। और लिखा है कि ये सिर्फ एकमात्र बेटे थे, इसका मतलब इनकी एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन रही होंगी। तो ये मझले बच्चे थे, मिडिल चाइल्ड थे, और एकमात्र बेटे थे अपने पेरेंट्स के, जो कि यहूदी पेरेंट्स थे इनके, ज्यूइश पेरेंट्स थे, यहूदी धर्म का पालन करने वाले थे, और बर्लिन में रहते थे। ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। बाद में फ्रेडरिच ने अपना नाम आंग्ल भाषा में, इंग्लिश भाषा में परिवर्तित करके फ्रेडरिक रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें फ्रिट्ज बुलाते हैं, फ्रेडरिक की जगह फ्रिट्ज बुलाते हैं। तो आमतौर पर आपको फ्रिट्ज पर्ल्स लिखा हुआ इनका नाम मिलेगा, पर दोनों ही नाम सही हैं, फ्रेडरिक पर्ल्स या फ्रिट्ज पर्ल्स। इन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री 1920 में प्राप्त की थी, और वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में काम किया था। पर इनको अपने वॉर में काम करने के, जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें काम करने का इनका जो एक्सपीरियंस था, इनका जो अनुभव रहा मिलिट्री में काम करने का, उसके कारण मानवता का इनमें जन्म भी हुआ। मानवता का जो सिद्धांत है, जो समझ है, उसका जन्म भी हुआ इनके अंदर। लेकिन साथ ही साथ मानव का जो स्वभाव या प्रकृति होती है, उसके बारे में बहुत इनके अंदर निराशा वाले भाव या खराब तरह की भावनाएं भी घर कर गई, क्योंकि जो युद्ध में इन्होंने चीजें देखी थी उसके चलते इनका विचार इस तरह से हो गया। शुरुआती इनका प्रशिक्षण जो था साइको एनालिसिस में, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हुआ था। वहां पर ये एक न्यूरोलॉजिस्ट कर्ट गोल्डस्टीन के साथ मिलकर काम करना इन्होंने शुरू किया। गोल्डस्टीन के असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने काम किया फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन इंजर्ड सोल्जर्स, एक इंस्टीट्यूशन था जर्मनी में। वहां पर इन्होंने गोल्डस्टीन के असिस्टेंट की तरह से, उनके सहायक की तरह से कार्य किया। और 1926 में ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेना इन्होंने शुरू किया वहां पर काम करने के दौरान।
अडोल्फ हिटलर जब पावर में आए जर्मनी में, तब पर्ल्स और उनकी नई पत्नी, जिनका नाम था लोर या लॉरा इंग्लिश में हो गया, लॉरा पर्ल्स, तो ये दोनों जर्मनी छोड़कर साउथ अफ्रीका चले गए, जोहान्सबर्ग में चले गए और वहीं पर जाकर बस गए। वहां पर ये पहले मनोवैज्ञानिक थे उस एरिया में, और इन्होंने एक साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट भी वहां पे स्थापित किया। 1946 में ये फिर वहां से साउथ अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, अमेरिका चले गए, और 1951 में उन्होंने एक किताब लिखी, गेस्टाल्ट थेरेपी, एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये किताब दो और लोगों के साथ उन्होंने मिलकर लिखी, हेफरलिन और गुडमैन के साथ। इस किताब को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की, जिसके चलते इन्होंने कई सारे गेस्टाल्ट इंस्टीट्यूशंस बनाए पूरे देश में, और पहला इन्होंने जो स्थापित किया अमेरिका में वो न्यूयॉर्क में किया 1952 में। अपने बाकी जीवन के साल जो थे वो पर्ल्स ने इसी का प्रशिक्षण देने में, गेस्टाल्ट थेरेपी का प्रशिक्षण देने में, कुछ वर्कशॉप कंडक्ट कराने में और इसका और प्रचार प्रसार करने में बिताया। जो भी अलग अलग संस्थान इन्होंने स्थापित किए थे उसमें से कुछ फेमस संस्थान गेस्टाल्ट थेरेपी के जो हैं, उनका नाम है क्लीवलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी, ईस्टलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इन कैलिफोर्निया, और एक और फैसिलिटी है जो कि वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो उन्होंने उसी साल खोजी थी 1970 में, जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस काम की वजह से इन्होंने जो इतना इसके बारे में प्रचार प्रसार किया, इतना प्रशिक्षण दिया गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में, और इतने सारे अलग अलग गेस्टाल्ट थेरेपी से संबंधित इंस्टीट्यूशंस बनाए, इसके चलते इन्हें गेस्टाल्ट काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में एक मुख्य व्यक्ति माना जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी लोर पर्ल्स या लॉरा पर्ल्स की। लोर पर्ल्स या लॉरा जो उनका इंग्लिश नाम है, जैसे फ्रेडरिक ने नाम चेंज किया था वैसे इन्होंने भी नया नाम अपना लिया, इंग्लिश वर्ड ले लिया, तो लॉरा इनका नाम हो गया। माना जाता है कि इन्होंने फ्रिट्ज पर्ल्स के साथ मिलकर इस क्षेत्र का विकास किया था, गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किया था। तो फ्रिट्ज पर्ल्स की मृत्यु के बाद 1970 में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी लॉरा, जो कि 1905 में पैदा हुई थी, इन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी और साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि या पीएचडी की डिग्री पाई थी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से, जो कि भी जर्मनी में है। इन्होंने उसके काम को फिर आगे बढ़ाया उनकी मृत्यु के बाद। इनके डेथ के बाद, लॉरा की जब मृत्यु हो गई 1990 में, उसके बाद से लोगों ने रियलाइज किया, उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था गेस्टाल्ट परामर्शन और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही मैक्स वर्दाइमर, जो कि बहुत फेमस गेस्टाल्टिस्ट थे, उनके बारे में अध्ययन किया था, उनके साथ अध्ययन किया था, और गेस्टाल्ट मनोचिकित्सक के नाम पे या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के नाम पे इनकी अपनी खुद की पहचान बन गई थी। फ्रिट्ज के साथ मिलकर लॉरा ने, जो न्यूयॉर्क में सबसे पहला गेस्टाल्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था, उसमें करीब 40 साल तक मिलकर उस इंस्टीट्यूशन को चलाया, काम किया। लॉरा के 4 बच्चे थे, उसमें एक बेटी और एक बेटा, जो कि दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा, अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद भी ये काम करती रही, और गेस्टाल्ट थेरेपी को और भी इनके काम से बढ़ावा मिलता रहा, जब तक कि इनकी खुद की डेथ नहीं हो गई थायराइड की समस्या की वजह से फॉर्जीम, वेस्ट जर्मनी में, और इनकी मृत्यु 1990 के वर्ष में हुई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉल गुडमैन की, जिनका भी नाम आता है गेस्टाल्ट थेरेपी के क्षेत्र में। पॉल गुडमैन फ्रिट्ज पर्ल्स से मिले 1949 में। गुडमैन उनसे मिलने के पहले भी एक विख्यात राइटर, एक स्कॉलर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। ये फिक्शन के नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की चीजें लिखते थे, और सिगमंड फ्रायड, ऑटो रैंक और विलियम रीच की स्टडीज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने पर्ल्स के साथ मिलके एक किताब लिखी, उसमें ये सहलेखक रहे, जिस किताब का नाम था ग्रोइंग
गेस्टाल्ट थेरेपी एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो किताब की अभी हमने बात की थी जब हम पर्ल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पर्ल्स को शुरुआत में इस किताब के लिए बहुत प्रशंसा मिली, बहुत ख्याति उन्हें प्राप्त हुई, लेकिन उस समय के बाद से जो स्कॉलर्स नए नए आ रहे हैं साइकोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने ये एहसास किया कि गुडमैन का भी उसमें बराबर का योगदान था, क्योंकि इन्होंने लगभग आधी किताब स्वयं लिखी थी, जिसमें उन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी के पीछे जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसकी बात की थी। गुडमैन ने, ऐसा माना जाता है कि गेस्टाल्ट थेरेपी एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी नामक जो किताब थी, उसका सेकेंड वर्जन जो था, जो द्वितीय संस्करण था, उसमें भी अपना योगदान दिया था। इन्होंने एक किताब और लिखी थी, जो स्वयं लिखी थी अकेले, उस पे ये लेखक थे, 1960 में, ग्रोइंग अप एब्सर्ड, जिसमें इन्होंने सोसाइटी के बारे में, युवाओं के बारे में बात की थी, और उस समय के जो सामाजिक मूवमेंट्स चल रहे थे, सोशल मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय के, उसके बारे में इसमें उन्होंने बताया है। आज के समय में देखा जाता है कि फ्रिट्ज और लॉरा पर्ल्स के साथ इनका मिलकर काम करना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गेस्टाल्ट थेरेपी को प्रमोट करने में, बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान देखा गया। और ये भी काफी मजे की बात है कि फ्रिट्ज पर्ल्स की मृत्यु के बाद गुडमैन फ्रॉम के साथ मिलकर जब काम कर रहे थे और लॉरा के साथ मिलकर थेरेपीज कंडक्ट करते थे, गेस्टाल्ट थेरेपी करते थे, तो इन लोगों ने महसूस किया कि इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं गेस्टाल्ट थेरेपी को लेके, इनके जो विचार हैं, वो बिल्कुल फ्रिट्ज पर्ल्स के विपरीत तरह के विचार इनके हैं। तो ये लोग मिलकर आगे कंटिन्यू करते रहे। फ्रिट्ज पर्ल्स के जाने के बाद भी लॉरा पर्ल्स और गुडमैन ने मिलकर काफी इस फील्ड को बढ़ावा दिया और आगे ले गए। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट थेरेपी के जन्म में सिर्फ पुराने जो गेस्टाल्टवादी थे, मैक्स वर्डाइमर, कोफका, कोहलर, सिर्फ इनका ही योगदान नहीं था, कुछ और भी दूसरे एरिया या फील्ड्स हैं जिसका गेस्टाल्ट थेरेपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे फिनोमिनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फील्ड थ्योरी और डायलॉग। ये कुछ एरियाज हैं जिनका काफी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है गेस्टाल्ट थेरेपी के शुरुआत में। तो गेस्टाल्ट थेरेपी का प्रभाव जो है, गेस्टाल्ट थेरेपी पर इन जो एरियाज का प्रभाव है, जो अभी हमने बात की, तो ये कई सारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट या अस्तित्ववादी लेखक थे उस समय के, जैसे कीर्कगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे और ब्यूबर, टिलिच, इन लोगों की राइटिंग से, और एरिस्टोटल, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई, इमैनुअल कांट, साथ ही साथ जो जेन बुद्धिज्म होता है और टाओइज्म, इन सब के जो दर्शन शास्त्र थे, जो फिलॉसफीज थी, उनके राइटिंग से भी गेस्टाल्ट थेरेपी पे काफी प्रभाव पड़ा। कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो साइकोएनालिटिक थ्योरी से लिए गए हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से यानी मानवतावादी सिद्धांतों से लिए गए हैं, और रीचन की बॉडी थेरेपी से लिए गए हैं, उनका भी समावेश मिलता है गेस्टाल्ट थेरेपी में। तो इस पर बहुत अलग अलग फील्ड्स की छाप मिलती है। एक तरह से कई सारे डिफरेंट फील्ड्स में जो अच्छे एस्पेक्ट्स थे, जो चीजें थी, उसका समावेश मिलता है गेस्टाल्ट थेरेपी में। गेस्टाल्ट थेरेपी में मुख्य चीज जो होती है, जो हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, कि थेरेपी की प्रक्रिया क्या होती है, मनोचिकित्सा की प्रक्रिया क्या होती है, पर एक बहुत शॉर्ट पॉइंट में जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि गेस्टाल्ट थेरेपी में क्लाइंट जो है, हमारा जो मरीज है, हमारा पेशेंट जो है, जो व्यक्ति आया है थेरेपी लेने के लिए, हम उसकी क्षमता में बढ़ावा करने की कोशिश करते हैं। किस क्षमता में? ताकि वो और वास्तविक, यथार्थपरक जीवन जी सके, ज्यादा वास्तविकता में जी सके, और वैसे फैसले ले सके, वैसे चुनाव कर सके जिससे उसका जीवन और अर्थपूर्ण बने और मीनिंगफुल लाइफ उसकी बने, और एक नेचुरल प्रक्रिया चल निकले, एक प्राकृतिक प्रक्रिया शुरुआत हो जाए उसके ग्रोथ की, उसके डेवलपमेंट की। और उस डेवलपमेंट में खासकर वो स्वयं के अंदर अपना कैसा महसूस कर पा रहा है, संगठन महसूस कर पा रहा है, अपना आत्म संगठित महसूस कर रहा है या नहीं, स्वयं के भीतर भी,
और अपना और अपने पर्यावरण के साथ उसका जो संबंध है उसके साथ भी है। अब यहाँ पर्यावरण से अर्थ बिल्कुल जो पर्यावरण हम पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी इससे कहते हैं, यहाँ इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जाहिर सी बात है वो चीजें भी शामिल है, पर पर्यावरण से मतलब है व्यक्ति के अपने शरीर, अपने स्वयं से इतर जो भी लोग हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो आपका कोई भी परिवेश हो सकता है, स्कूल, घर, कॉलेज, वहां के लोग, सारी चीजें पर्यावरण में आएंगी। फिनोमिनोलॉजी यह एक क्षेत्र है जिसने गेस्टाल्ट थ्योरी पर काफी प्रभाव डाला, और जितने सारे सैद्धांतिक आधार हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के लिए, उसमें यह एक बहुत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। फिनोमिनोलॉजी में फिनोमिनल फील्ड के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी इंसान के अपने अनुभवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इंसान को क्या अनुभव हो रहे हैं ये जाना जाता है उसके व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से, कि व्यक्ति खुद को अपने अनुभवों को किस प्रकार से देख रहा है। इसका अध्ययन जो है वो फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो फिनोमिना का एग्जामिनेशन करना फिनोमिनोलॉजी है। कोई घटना हो रही है, कोई चीज घटित हो रही है, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, फिनोमिना को जानना फिनोमिनोलॉजी है। तो व्यक्ति के अपने अनुभव क्या है, वो अपने अनुभवों को किस प्रकार अवलोकन कर रहा है, उन्हें किस प्रकार से देख रहा है, इसी का अध्ययन फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर फोकस न सिर्फ आंतरिक चीजों के बारे में, मतलब स्वयं के बारे में जानने पर होता है, बल्कि बाहरी कारक जो हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, उसके बारे में भी जानने के लिए चेष्टा की जाती है। और जरिया क्या है जानने का? व्यक्ति का अपना अवलोकन, जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण माना जाता है फिनोमिनोलॉजी में। तो फिनोमिनोलॉजी एक तरह से सुझाव देता है, एक तरह से बताता है कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में जितना ज्यादा सचेत रूप से जागरूक है उतना बेहतर है। और यही चीजें अध्ययन की जाती हैं कि व्यक्ति कैसे अपना स्व अवलोकन करता है, अपने अनुभवों को, अपने जीवन को, अपने पर्यावरण को किस रूप में देखता है, किस तरह से देखता है। दूसरा क्षेत्र जो है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म का या अस्तित्ववाद का। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म 19वीं शताब्दी में सामने आया, जब यूरोप के दार्शनिक इस तरह के प्रश्न पूछने लगे कि व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फैक्ट, सत्य क्या है और तथ्य क्या है। इस तरह के सवाल करने लगे और इस तरह के सवाल पूछने लगे कि क्या एक संपूर्ण व्यक्ति अपने अवयवों से बड़ा होता है, मतलब वही गेस्टाल्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इस तरह की सोच विचार व्यक्ति के संदर्भ में, एक इंसान के संदर्भ में उस समय के दार्शनिक करने लगे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इस चीज से संबंध रखता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, एक मानव का अस्तित्व, वो किस प्रकार महसूस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसका अनुभव क्या है अपने अस्तित्व के बारे में, इससे संबंधित है अस्तित्ववाद। कोई भी व्यक्ति है, मानव जो है, वो अपने अनुभवों में कुछ अर्थ ढूंढना चाहते हैं, कुछ मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, और उसी से संबंधित है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद काफी प्रचलित हुआ था, खासकर 20वीं शताब्दी में, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय, विश्व युद्ध 2 जब चल रहा था, उस समय के आसपास अस्तित्ववाद, जहां पर लोगों ने इन चीजों पर विचार करना शुरू कर दिया कि इंसान के अस्तित्व का क्या मतलब है, उसके जीवन का क्या अर्थ है, इस तरह के प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। उस समय अस्तित्ववाद बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। फील्ड थ्योरी एक अगला एरिया जिसने गेस्टाल्ट थ्योरी पर काफी छाप छोड़ी है। फील्ड थ्योरी गेस्टाल्ट थ्योरी को किस तरह प्रभावित करती है, ये समझने के पहले देखना होगा कि फील्ड थ्योरी का जन्म कहाँ से हुआ। तो फील्ड थ्योरी असल में फिजिक्स का एक टर्म है, जहां पर कोई फिनोमिना, कोई घटना को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई घटना दूसरे फील्ड से, दूसरे चीजों से किस तरह से संबंधित है या किस तरह से जुड़ी हुई है।
तो कोई घटना घटी वो दूसरी घटनाओं से या दूसरी चीजों से किस तरह लिंक्ड है, किस तरह जुड़ी हुई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट उसमें है, फिजिक्स में है। अब यहाँ पर जब गेस्टाल्ट थेरेपी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो फील्ड थ्योरी ये समझने में या इस चीज का आकलन करने में मदद करती है कि क्या चीज किसी दूसरी चीज या घटना का कारक बन रही है। तो फील्ड थ्योरी फोकस करती है फील्ड में उन चीजों पर। अब यहाँ फील्ड से मतलब है, अगर हम गेस्टाल्ट थेरेपी के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड मतलब किसी समय हमारे चेतन में क्या चीजें हमारी जागरूकता में है, किस चीजों पर हमारा ध्यान है, कॉन्शियस अवेयरनेस है, उसकी बात होती है। तो हमारे फील्ड में क्या अलग अलग वस्तुएं या घटनाएं या चीजें हैं और उनका दूसरी चीजों से संबंध क्या है और किस प्रकार वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, ये चीजें हम देखते हैं। क्योंकि फील्ड थ्योरी का मानना है कि कोई चीज बिल्कुल अलग अपने आप में नहीं घटित होती है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसे कंटेक्चुअलिटी भी कहते हैं या संदर्भ की बात यहाँ आती है कि संदर्भ क्या चीज है किसी चीज का। कोई घटना घटित हो रही है तो उसका दूसरे चीजों से क्या संबंध है, किस संदर्भ में वो चीज घटित हो रही है, इस चीज पर फोकस होना। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में आप आगे देखेंगे कि फील्ड थ्योरी पर इसका बहुत ज्यादा जोर है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है गेस्टाल्ट थेरेपी। अगली चीज जो प्रभावित करती है गेस्टाल्ट थेरेपी को वो है डायलॉग। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में डायलॉग की जब हम बात करते हैं तो इसका महत्व इसमें है कि जो काउंसलर है और क्लाइंट है, या जो साइकोथेरेपिस्ट है और क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट हमारा मरीज हो गया, काउंसलर परामर्शक, और अगर साइकोथेरेपिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो मनोचिकित्सक। तो एक मनोचिकित्सक और एक क्लाइंट या एक मरीज के बीच जो संबंध है, वो संबंध में डायलॉग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी हालिया वर्षों में इस पे बहुत ज्यादा विचार किया गया, इसको महत्व दिया गया और ये देखा गया कि ये गेस्टाल्ट थेरेपी को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका रखता है। डायलॉग बहुत जरूरी चीज है। तो डायलॉग का सबसे जरूरी काम क्या है कि क्लाइंट के साथ, मरीज के साथ मनोचिकित्सक का रैपो बने, एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो, जिससे कि क्लाइंट के साथ संबंध में विकास होगा, एक बढ़िया संबंध, एक अच्छा संबंध पनप पाएगा। यहाँ पर सुनना और सवाल करना, प्रश्न करना, चीजें जानना, ये डायलॉग में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए जो नई संकल्पनाएं हैं उसको समझाया जा सकता है, उसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है। तो क्लाइंट को जो हम नई चीजें सिखा रहे हैं उसके संदर्भ में डायलॉग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पीछे जो मूलभूत सिद्धांत है डायलॉग अप्रोच के पीछे वो ये है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंध जो रखता है उसकी वजह से उसमें विकास होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे सच्चा संबंध नहीं मिलेगा, अगर वास्तविक तरह का संबंध नहीं मिलेगा, तो वो एक सकारात्मक दिशा में विकास नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अकेले में नहीं ग्रो कर सकता, वो दूसरों के साथ उसका क्या संबंध है उसके थ्रू ग्रो करता है। और वो संबंध कैसा है, अगर अच्छा संबंध है, भरोसेमंद संबंध है, वास्तविक संबंध है, तो वो व्यक्ति अच्छे से ग्रो करेगा और अपने बारे में एक सकारात्मक सोच रखेगा। स्वयं के बारे में उसका विचार जो होगा, उसका ओपिनियन जो होगा, वो काफी सकारात्मक होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप्स में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर शर्मिंदगी महसूस करता है, जिसकी वजह से वो स्वयं के बारे में एक सकारात्मक विचार नहीं रखता, अपने बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, जो उसके ग्रोथ में, उसके विकास में बाधक होते हैं। तो इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है गेस्टाल्ट की। अगर हम बात करें, जो हमने 3 मेन कंपोनेंट्स उसके देखे थे, तो डायलॉग पार्ट जो है वो तीसरे हिस्से से मिलता है। आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था कि गेस्टाल्ट में 3 हिस्से होते हैं, कोई वस्तु, उसका संदर्भ या पर्यावरण, और तीसरा वस्तु और उस पर्यावरण का संबंध, आपसी संबंध।
तो यहाँ डायलॉग की जब हम बात करते हैं तो ये तीसरे पहलू से जुड़ा हुआ है, जहां व्यक्ति के अपने अस्तित्व और उसके पर्यावरण या उसके संदर्भ से संबंध की बात की जा रही है। तो डायलॉग अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप थेरेपी की प्रक्रिया जब देखेंगे गेस्टाल्ट थेरेपी में तो वहां देखेंगे कि किस प्रकार डायलॉग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपी में यूज होने के लिए। अब फाइनली आते हैं हम जो बहुत महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, उनकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फील्ड थ्योरी, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसमें ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट, जीव और उसका पर्यावरण, इसके बारे में बात होती है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में जो फील्ड थ्योरी की हम बात करते हैं वो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट यानी जीव और उसके पर्यावरण को एक फील्ड मानता है एक्टिविटी का, गतिविधियों का। और यहाँ पर जैसा हमने देखा भी थोड़ी देर पहले कि फील्ड थ्योरी मान के चलता है कि कोई चीज अकेले में नहीं होती, चीजों का दूसरी चीजों से संबंध होता है और एक चीज दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। तो चीजों का आपसी संबंध क्या है फील्ड में, उसका फर्क पड़ेगा कि चीजें एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही हैं, क्या कारक बन रहा है, क्या उसका प्रभाव दिख रहा है। यहां पर जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में एनवायरनमेंट, जो जीव की हम बात कर रहे हैं वो तो व्यक्ति हो गया, और जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिजिकल और साइकोसोशल दोनों तरह के एनवायरनमेंट की बात होगी, शारीरिक भी और मनोसामाजिक भी, दोनों तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर हम देखेंगे। तो फील्ड थ्योरी एक तरह से इंटरडिपेंडेंस के रिलेशनशिप पर बेस्ड है, मतलब अंतरनिर्भरता, क्योंकि फील्ड थ्योरी मानकर चलती है कि कोई चीज अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, एक दूसरे के संबंध के रूप में एग्जिस्ट करती है। अब आते हैं फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड पर। जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी जो हमने अभी देखा था या फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड, ये उस फील्ड की बात करता है जो कि गेस्टाल्ट थेरेपी का फोकस है। ये फील्ड बदलता रहता है इंसान के अपने अवेयरनेस के हिसाब से। फील्ड जैसा अभी हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उसका फोकस किधर है, किसी भी समय में कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस तरफ उसका ध्यान जा रहा है, किस चीज के बारे में वो जागरूक है, जो चीजें उसकी जागरूकता में किसी भी एक समय पे हैं उनको हम कहेंगे ये उस व्यक्ति का फील्ड है। तो यहां पर हम जब फील्ड की बात करते हैं तो इंसान का फोकस कहां पर है, वो किस चीजों के बारे में इस समय में जागरूक है, वो फील्ड के अंतर्गत आएगा। अब किसी किसी पल में ऐसा हो सकता है कि इंसान का फील्ड बिल्कुल आंतरिक चीजों का बना हुआ हो, जैसे इंसान कहीं बैठा है, कहीं खड़ा है, कुछ कर रहा है और केवल वो अपने बारे में सोच रहा है, स्वयं के बारे में सोच रहा है, उससे संबंधित चीजों के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ उसका फोकस पूरी तरह आंतरिक है, अपने ऊपर फोकस्ड है। तो यहाँ पर फील्ड बिल्कुल इंटरनल है, आंतरिक है। अगले ही क्षण हो सकता है कि फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड वहां से शिफ्ट होके, आंतरिक से शिफ्ट होके बाह्य पर्यावरण पर फोकस हो जाए, जहां पे व्यक्ति अपना दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या रिलेशन है, दूसरी घटनाओं के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में सोच विचार करने लग जाए। मतलब उसकी जागरूकता में, उसके चेतन मस्तिष्क में अभी ये बातें चल रही हैं। तो इस तरह से फील्ड या फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड व्यक्ति का समय समय पर चेंज होते रह सकता है। जब फील्ड इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, तो व्यक्ति स्वयं के बारे में और स्वयं के और चीजों के बारे में सोचता है। जब ये फील्ड बाह्य रहता है, बाहरी रहता है, तब व्यक्ति अपना दूसरों के साथ क्या संबंध है और दूसरी क्या चीजें हैं पर्यावरण में, उनके संबंध के बारे में बात करता है। जब आंतरिक बात कर रहा है, जब आंतरिक विचार कर रहा है, फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड जो है वो इंटरनल है, तो उस समय इंटरनल में दोनों ही चीजें आएंगी, माइंड भी और बॉडी भी। व्यक्ति अपने शरीर के बारे में भी विचार कर रहा हो सकता है, उसके बारे में कुछ सोच रहा हो सकता है, या दिमाग से संबंधी कोई विचार, कोई सोच, कोई तर्क, कुछ भी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है गेस्टाल्ट थेरेपी में, उसे बोलते हैं होलिज्म। होलिज्म मतलब पूर्ण की बात यहां पर है। तो यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है
ये जानना कि जब होल की बात होती है गेस्टाल्ट के फील्ड में, तो यहां पर ये मानकर चला जाता है कि जो होल या पूर्ण है वो उसके अवयव जो हैं, उसके जो चीजें मिलकर उसे एक संपूर्ण चीज बना रही हैं, वो सारी चीजें अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब यहां पर जब हम होलिज्म की बात करते हैं तो एक होल पर्सन थेरेपी में जब हम बात करते हैं इसकी, तो होल पर्सन मतलब एक कंप्लीट, एक पूर्ण, एक संपूर्ण व्यक्ति जिसमें उसका मन, उसका शरीर, उसका पर्यावरण, उसका सामाजिक परिवेश, वो किस संगठन में काम करता है, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं, न कि क्लाइंट के सिर्फ किसी एक पहलू पर, जैसे बस उसके लक्षणों को ठीक करना है, बस लक्षणों पर फोकस है, शारीरिक या मानसिक लक्षणों पर। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, उसके हर पहलू को देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एक संपूर्ण व्यक्ति जो है वो अपने अवयवों से बना हुआ है और वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोई चीज अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, एक चीज दूसरे को प्रभावित करती ही करती है। तो हम ये चीजें लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर होलिस्टिक व्यू जो है गेस्टाल्ट थेरेपी में, वहां पे माइंड बॉडी प्रॉब्लम को आइसोमॉर्फिज्म नाम से भी जाना जाता है, जहां पे माइंड और बॉडी दोनों को हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो जब हम एक व्यक्ति की एज अ होल बात कर रहे हैं, एक संपूर्ण रूप में बात कर रहे हैं, तो माइंड और बॉडी की समस्याएं दोनों शामिल होंगी उसमें, और इसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसलिए गेस्टाल्ट थेरेपी में हमेशा इस पर फोकस होता है कि व्यक्ति एक सिस्टम के तौर पर, एक संपूर्ण के तौर पर कैसे कार्य कर रहा है, न कि उसके अलग अलग हिस्से या अलग अलग पहलू कैसे काम कर रहे हैं। तो हम गेस्टाल्ट थेरेपी में ऐसा नहीं करते कि अगर उसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं, मानसिक परेशानियां जो है उसके लक्षण की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उसी का इलाज करेंगे। फिर हम ये नहीं जानेंगे कि उसके परिवार का माहौल कैसा है, उसके अपने शारीरिक स्वास्थ्य की क्या बात है, उसकी क्या और समस्याएं हैं, इनको हम नकार देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम हर चीज को लेके चलते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, क्योंकि हम मानते हैं कि हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। मोलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो होलिज्म से जुड़ा हुआ है, और ये एक अलग शब्द है यही चीज कहने के लिए कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो संपूर्ण है वो सिर्फ अपने टुकड़ों का एक समावेश नहीं है, अपने हिस्सों का एक समावेश नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। यही कॉन्सेप्ट को बोलने के लिए एक शब्द में हम कह सकते हैं मोलरिज्म। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में हम किसी भी व्यक्ति को एज अ होल स्टडी करते हैं और उसके प्रेजेंट पर, उसके वर्तमान पर फोकस करते हैं। ये गेस्टाल्ट थेरेपी मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अकेलेपन में, बिल्कुल अलग तरह से एकाकी में नहीं समझा जा सकता। अगर हमें एक व्यक्ति को समझना है तो उसका सामाजिक परिवेश, उसका इतिहास क्या रहा है, और अलग अलग हिस्से और जो है उसके जीवन में, सबको एक साथ मिलाकर तब समझना होगा, क्योंकि वो इन सब हिस्सों का सिर्फ समावेश नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है, इन सब के जोड़ से कुछ ज्यादा है, और एक व्यक्ति अकेले आइसोलेशन में नहीं रहता, कई चीजें उसे प्रभावित करती हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्ट थेरेपी में, वो है डिफरेंशिएशन और कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में माना जाता है कि कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो स्वयं को अलग कर सके, पृथक कर सके, लेकिन दूसरों के संपर्क में भी रहे। मतलब दूसरों से संबंधित रहना है, दूसरों से संबंध स्थापित रखना है, दूसरे संबंध बनाए रखना है, लेकिन उसमें स्वयं को खो नहीं देना है। संबंधों के बीच में स्वयं का भान भी होना चाहिए, वो व्यक्ति अंतर कर सके, खुद को पृथक रख सके संबंधों से, पर एकदम पृथक नहीं कर लेना है कि बिल्कुल अलग थलग पड़ गया और संबंधों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, न स्वयं को बहुत अलग कर लेना है बाकी अपने पर्यावरण से, यानी दूसरे लोगों या उनसे जो संबंध है उससे, और न ही बिल्कुल इतना खो जाना है अपने पर्यावरण में, अपने लोगों में, घटनाओं में और संबंधों में कि अपने को भूल जाए, स्वयं को भूल जाए।
तो एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो ठीक प्रकार से एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कर सकता है कि कहाँ से स्वयं शुरू होता है कि नहीं, अब यहाँ से सिर्फ मैं हूं, मेरा सोच है, मेरे विचार है, मेरे हिसाब से चीजें होंगी, और कहाँ पर वो दूसरों से संबंध भी बनाए रखता है। तो दोनों चीजें मेंटेन करनी है, संबंध भी दूसरों के साथ ठीक से बना रहे, पर अपने स्वयं का भी भान रहे, अपने स्वयं को भी अलग मेंटेन करे, उसका अस्तित्व बना रहे, खो न जाए स्वयं आपका कहीं दूसरे संबंधों को निभाने में, दूसरी चीजें करने में, अपने पर्यावरण में उलझकर खो नहीं जाए। इसके लिए जरूरी होता है कि व्यक्ति अपने वर्तमान में पूरी तरह से सचेत रूप से प्रस्तुत हो, जागरूक हो अपने वर्तमान के बारे में कि अभी क्या हो रहा है घटित, इस समय में क्या चल रहा है। जीवन को डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जहां पर कांटेक्ट और सेपरेशन लोगों के बीच में होता रहता है, नए संबंध बनते रहते हैं, कुछ संबंध टूटते भी चलते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के साथ, कुछ अन्य लोगों के साथ, अपने जहां आप कार्य करते हैं तो आपके जो सहकर्मी हो उनके साथ संबंध बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जीवन से जाते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो कांटेक्ट और डिफरेंशिएशन की जो बात है, कांटेक्ट मतलब आप जो संबंध रख रहे हैं, और डिफरेंशिएशन मतलब जो अलगाव कर रहे हैं, जो पृथक हो रहे हैं या खुद को अलग भी कर रहे हैं दूसरों से। तो ये चीजें जो है, जिसको कनेक्शन और सेपरेशन भी हम कह सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है गेस्टाल्ट थेरेपी में। थेरेपी में ये क्लाइंट को सिखाया जाता है कि आपको स्वयं के अंदर भी संगठित महसूस करना है, पर दूसरों से संबंध भी बरकरार रखना है, और दोनों चीजें मेंटेन करके चलनी है। जैसे हम कहते हैं ना, अनेकता में एकता, मतलब अनेकता भी है पर उसी में एकता भी है, दोनों चीजें हैं। उसी तरह से खुद को पृथक भी रखना है पर लोगों से जोड़े भी रखना है, खुद को खो नहीं देना है उनमें, लेकिन खुद को एकदम बिल्कुल अलग भी नहीं कर लेना है, बिल्कुल अलग और पृथक भी नहीं कर लेना है सबसे। तो यहां पर ये वर्ड जो है इस चीज के लिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड यूनिटी, मतलब यूनिटी है, एकता है, पर डिफरेंशिएटेड है, उसमें पृथकीकरण भी है, अलग अलग भी लोग हैं, ये भी मुझे आभास है, मैं इस बारे में जागरूक हूं कि मैं अलग हूं, वो लोग अलग हैं, पर हम संबंधित भी हैं, हम जुड़े हुए भी हैं। स्व का भाव खो नहीं जाना चाहिए दूसरों से संबंध निभाने में। तो इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति जागरूक रहे, सचेत रहे अपने सोच के बारे में, अपने एहसासों के बारे में, क्या उसके अनुभव हो रहे हैं उसके बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, क्या चीजें प्रत्यक्षीकरण हो रही हैं उसको, क्या टेस्ट हो रहा है, क्या स्मेल आ रही है, क्या स्पर्श पता चल रहा है, क्या देख रहे हैं, जो सारे हमारी इंद्रियां हैं, उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उसके प्रति भी सचेत और जागरूक रहे, ताकि माइंड और बॉडी में एक समन्वय बना रहे। तो ये चीज जरूरी होती है, और ये एक उद्देश्य होता है जो गेस्टाल्ट थेरेपी में सिखाया जाता है क्लाइंट को। अगली चीज जो आती है वो है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। तो संगम का कॉन्सेप्ट इसमें आता है गेस्टाल्ट थ्योरी में। यहां पर संगम का मतलब है कि अपने पर्यावरण को बिना किसी बाउंड्री के देखें। तो बिना बाउंड्री के देखने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति खुद को अपने संबंधों या अपने पर्यावरण से अलग नहीं रख पाता, पृथक नहीं रख पाता है, तब संगम की बात आती है। संगम में क्या होता है, चीजें मिल जाती हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो एक मिली हुई चीज बन जाती है। तो यहाँ संगम जब हम कहेंगे तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति अपने स्वयं को भूल चुका, अपने स्वयं को भूल चुका, स्व को भूल चुका, और अपने एनवायरमेंट में ही खोकर रह गया, उसका हिस्सा बन के रह गया, उसको स्वयं का भान ही नहीं है, उसने खुद को खो दिया दूसरी चीजों को मेंटेन करने में। तो व्यक्ति अपने बारे में भूल जाता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ और अपने पर्यावरण के साथ इतना संलग्न हो गया है, इतना खो गया है उसमें, कि उसे अपने अस्तित्व का, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास ही नहीं रह गया है। और ये कब होता है, जब कोई इंसान दूसरों से बहुत ज्यादा सहमति जताने लगे हर बात में, या उसके विपरीत छोर पर भी हो सकता है कि बिल्कुल ही कटा कटा रहने लगे, बिल्कुल ही एग्री ना करे, कोई झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, इसीलिए लोगों से बिल्कुल दूर रहे। तो ये दोनों ही संगम का रूप माने जाएंगे, जहां पर व्यक्ति ने
अपना स्वयं का भान उसका चला गया है, उसको अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास नहीं है। वो सिर्फ दूसरों के कंटेक्स्ट में सोचता है चीजें, दूसरों के संदर्भ में ही चीजें सोचता और समझ पाता है, उसे अपना खुद का अलग एहसास नहीं है। तो कॉन्फ्लुएंस का एक ठीक विपरीत हुआ बाउंड्री। बाउंड्री मतलब किनारा। तो जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति, उसे अपने एनवायरनमेंट से तो संपर्क रखना ही पड़ता है, लेकिन व्यक्ति का अपना दायरा जो है, अपनी बाउंड्रीज जो है, वो साथ ही साथ भले संपर्क वो रख रहा है अपने पर्यावरण से, लेकिन व्यक्ति का अपना दायरा जो है वो इतना फर्म होना चाहिए, इतना साफ क्लियर होना चाहिए कि वो स्वयं को दूसरों से पृथक कर पाए। वो समझे कि अच्छा, अब यहां से मेरा दायरा शुरू होता है, यहाँ अब बाहरी लोग, उनके संबंध और बाकी चीजें मुझ पर हावी नहीं हो सकते, यहाँ अब ये मेरी बाउंड्री है। जैसे लोग सोचते हैं या बोलते हैं ना कि उसने अपना हद पार कर दिया। तो हद पार कर दिया मतलब क्या, कि उसको समझ में नहीं आया कि मुझे कहां तक दूसरे पर हावी होना है, या कहां तक कोई बात कहनी है, कहां तक कहना ठीक है। तो वो बाउंड्री क्रॉस करने जैसा हो जाता है। तो यही है कि बाउंड्री एक व्यक्ति की अपनी होनी चाहिए, ताकि संगम की स्थिति ना आए कि वो बिल्कुल खो के मिल के रह जा रहा है दूसरी चीजों में, उसको अपने अस्तित्व का, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का आभास ही नहीं रह गया है। तो इसलिए इंसान की अपनी बाउंड्री होनी चाहिए जो उसको अपने पर्यावरण से अलग करती है, पृथक करती है। लेकिन ये बाउंड्री मजबूत भी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि पर्यावरण पूरी तरह उस पर हावी हो जाए, या पूरी तरह वो पर्यावरण में खोकर रह जाए, मिल जाए दोनों चीजें, दोनों पृथक भी अपना अस्तित्व बरकरार रख सके। लेकिन ये इस तरह की भी होनी चाहिए कि इंटरैक्शन हो सके, लोगों से कांटेक्ट बन सके। ये ना हो कि बिल्कुल ही ऐसी बाउंड्री बना के रख ली है कि खुद को अलग ही कर दिया है अपने आस पास से, अपने परिवेश से, और कांटेक्ट दूसरों से रह ही नहीं गया है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसे बाउंड्री या कांटेक्ट बाउंड्री लाइन भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति के फील्ड का हिस्सा होती है। तो यहां पर व्यक्ति को चाहिए कि उसे एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रखना है अपने बाउंड्री के जरिए, और इतना कांटेक्ट रखना है कि उसे सहायता मिल सके अपना विकास करने में। लेकिन जो वैसी चीजें हैं पर्यावरण में जो हानिकारक होंगी व्यक्ति के विकास के लिए, जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसके लिए नुकसानदेह है, उनको ये दूर भी रखा जा सके। तो ये बहुत जरूरी है, और इस तरह की बाउंड्री बनाने में कैसे डेवलप करनी है, इसमें थेरेपी की प्रक्रिया में हेल्प की जाती है। बाउंड्री में डिस्टर्बेंसेस कब कब होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं? दो तरह की समस्या आ सकती है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा खुद को पृथक करके रखा हुआ है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, बहुत टाइट बाउंड्री बनाकर रखा हुआ है, जो आसानी से दूसरे से घुलने मिलने नहीं देती है, तो व्यक्ति बिल्कुल ही अलग थलग हो जाता है। लेकिन उसका विपरीत क्या होता है कि उसकी बाउंड्रीज जो है वो इतनी शिथिल और इतनी ढीली ढाली है कि कब वो दूसरों से मिल जा रहा है, कब दूसरे उसके स्व पे हावी हो जा रहे हैं, उसको इसका एहसास ही नहीं है। और इस परिस्थिति में वो खुद को खो देता है, अपने स्व को खो देता है, और संगम वाली स्थिति आ जाती है जहां वो मर्ज कर गया, मिल गया अपने एनवायरनमेंट से, और वो खुद को अलग ही नहीं कर पा रहा है। जैसे संगम में क्या होता है, जब हम नदियों की बात करते हैं, दो नदियां आके मिल जाती हैं जब संगम में, तो फिर वहां पर आप फिर अलग नहीं कर सकते कि ये इस नदी का पानी है, ये इस नदी का पानी है। दोनों चीजें मिल गई, अब वो बाउंड्री आप नहीं बना सकते। वही सेम चीज यहाँ भी है कि जब आदमी अपने स्व को खो देता है, दूसरों में घुल मिलकर पूरा रह जाता है, बिखर जाता है बिल्कुल, तो उसे अपने स्व का भान ही नहीं रहता, अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का उसे भान ही नहीं रहता है। तो ये परिस्थिति भी नहीं आनी चाहिए, संगम की परिस्थिति भी नहीं आनी चाहिए। तो एक उदाहरण है बाउंड्री डिस्टर्बेंस का, जिसको बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्शन। रेट्रोफ्लेक्शन जिसका मतलब है कि अपने स्व के अंदर ही बहुत टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग हिस्से बन गए हैं। स्वयं का, मेरा अपना, अपने बारे में जो विचार है कि ये मैं हूं, उस मैं में भी कई सारे अलग अलग हिस्से बन गए हैं, कई टुकड़े बन गए हैं, और उसके कुछ टुकड़ों को मैं रिजेक्ट करूं कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये तो मैं नहीं हूं। जैसे उदाहरण अगर हम लेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति करता क्या है
कि वो अपने कुछ हिस्से जो उसी का हिस्सा है, उसके स्व का ही हिस्सा है, उसको व्यक्ति रिजेक्ट करता है कि नहीं ये तो मैं नहीं हूं, ये तो पर्यावरण का हिस्सा है जो मुझ में आके मिल गया है, ये तो मेरा हिस्सा नहीं है। तो यहां पर व्यक्ति करता क्या है कि उसे चाहिए कि वो जो पर्यावरण के अच्छे हिस्से हैं उनको ले और जो बुरे हिस्से हैं उन्हें छोड़ दे, दूर करे। लेकिन व्यक्ति ये चीज नहीं कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए जो दूसरे व्यक्ति से बहुत नफरत करता है, बहुत नापसंद करता है, लेकिन क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा है, उसका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा है जिससे नफरत करता है, तो वो खुद ही को प्रताड़ित करने लगता है, खुद ही को कुछ तरह से पनिश करने लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि व्यक्ति स्व के ही किसी हिस्से को, अपने ही स्वयं को, खुद ही को वो हार्म करने लग रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उसके क्रियाकलाप प्रभावित होंगे, उसकी ग्रोथ, उसका विकास प्रभावित होगा। तो यहां पर क्या है कि एनवायरमेंट का हिस्सा है, व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से नफरत कर रहा है जो उसके परिवेश में आता है, उसके एनवायरमेंट में आता है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति उस पर कुछ बदला नहीं ले पा रहा है तो वो खुद ही को हार्म करने लगे, खुद ही को डैमेज करने लगे। तो अपने स्वयं को ही उसने उसके एक हिस्से को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, खराब बना दिया। तो ये होता है रेट्रोफ्लेक्शन, जहां स्वयं को ही अलग अलग टुकड़े में व्यक्ति बांट देता है और कुछ हिस्सों को वो नकारता है कि नहीं ये मेरा हिस्सा नहीं है, तो पर्यावरण का हिस्सा है, ये मैं नहीं हूं। दूसरा बाउंड्री डिस्टर्बेंस जो होता है उसे बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। ये तब होता है जब हम पर्यावरण से चीजें लेते रहते हैं बिना ये देखे कि वो चीज अच्छी है हमारे लिए या बुरी है। इसको सीधापन या भोलापन भी कह सकते हैं व्यक्ति का, जहां पे वो सवाल नहीं करता, वो तर्क वितर्क नहीं करता अपने आप से कि ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं अपने परिवेश से, अपने संबंधों से, अन्य लोगों से, ये हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक है। तो अगर व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें अपना लेता है जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट व्यक्ति का जो है उसके विपरीत जाता है, तो वो नुकसानदेह होगा। तो यहां पर व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या चीजें मेरे ग्रोथ के लिए हैं और क्या मुझे हार्म करेंगी, हानि पहुंचाएंगी, और कुछ भी बिना सोचे समझे वो पर्यावरण से लेते जाता है। तो यहाँ भी बाउंड्री की डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि बाउंड्री सही तरह की नहीं है, वो उन चीजों को नहीं रोक पा रही है जिन्हें अंदर नहीं आना चाहिए, जिन्हें हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो हर चीज को अंदर आने दे रही है। इसी तरह से इसका विपरीत होता है प्रोजेक्शन, जहां पर क्या होता है कि अपने स्वयं के हिस्से को, अपने ही पार्ट्स को आप एनवायरमेंट में की तरफ भेज देते हैं कि नहीं ये तो मेरा हिस्सा नहीं है, ये एनवायरमेंट का हिस्सा है। और ये कैसे देखा जा सकता है? जब आप किसी पर दोषारोपण करते हैं, किसी पर कोई इल्जाम लगाते हैं जो कि उस व्यक्ति की गलती नहीं है, आपके अंदर की नकारात्मक भावनाएं और चीजें हैं जो कि आप खुद से अलग करके दूसरे पर थोप रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा हिस्सा नहीं है, ये तो पर्यावरण का हिस्सा है, ये तो उस व्यक्ति की वजह से है, ये व्यक्ति ऐसा बुरा है, इसमें ये कमी है, इस तरह करने लगते हैं, जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। ये आपके अंदर की नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकती है, हताशा हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं जो आप दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन आप जानते होंगे, साइकोएनालिटिक थेरेपी में भी फ्राइड की ये आता है डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे। प्रोजेक्शन, जहां आप अपने मन की भावनाएं, अपने विचार, अपनी खराब चीजें दूसरों पर कर देते हैं कि नहीं वो मुझसे जलता है, वो खराब व्यक्ति है, वो ऐसा है, इस तरह से करके आप करते हैं। कई बार लोग अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है कि उन्होंने अपने ही हिस्से को, अपने स्वयं के एक हिस्से को छोड़ दिया है, खुद से अलग कर दिया है, उसको दूसरे का हिस्सा मान लिया है, पर्यावरण का हिस्सा मान लिया है। इसकी वजह से आत्म जागरूकता में कमी आती है, समस्याएं आती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने ही एक हिस्से को, अपने स्वयं के ही एक हिस्से को, क्योंकि हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, सकारात्मक भावनाएं भी हैं तो नकारात्मक चीजें भी हैं, पर जो नकारात्मक चीजें हैं वो हमने प्रोजेक्ट कर दी कि नहीं ये तो एनवायरमेंट का हिस्सा है, ये तो इस व्यक्ति की वजह से है, ये इस परिवेश की वजह से है, यहाँ प्रॉब्लम है इसकी वजह से है। तो उसने अपने ही एक हिस्से को, अपने ही नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ दिया कि ये तो मेरा हिस्सा है ही नहीं, ये स्वयं का हिस्सा है ही नहीं। तो ये सचेतन
अवस्था जो उसको होनी चाहिए, अपने बारे में जो अपना भान होना चाहिए, अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए, वहां पर फिर समस्या उत्पन्न होने लगती है। अगला जो बाउंड्री इशू है उसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहता है, दूसरे लोगों के संपर्क में आने से कतराता है, बचता है, जिसकी वजह से वो अपना फोकस किसी और व्यक्ति या किसी और चीज पर शिफ्ट कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो वास्तविक रूप से है किसी संबंध में, जो उसके सच में विचार हैं किसी संबंध में या किसी व्यक्ति के लिए, वो नहीं दर्शाता है, बल्कि एक नकली इमेज अपनी दिखाता है सामने वाले को, क्योंकि वो उससे कांटेक्ट अवॉइड करना चाहता है, उससे नहीं संबंध रखना चाहता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन किस तरह दिखाई देता है कि ऐसे व्यक्ति जो है ताना मारते हैं, व्यंग करते हैं सामने वाले पर, इस तरह की चीजें करते हैं जहां पर नॉर्मल तरीके से ही वो अपने मन की असली बात को बोल जाते हैं, पर उसको इस तरह लिया जाता है या दर्शाते हैं कि नहीं, हम ये तो मजाक में कह रहे थे। तो यहाँ पर असली में उसकी भावना कुछ और है उस संबंध में, लेकिन वो इसको दिखा रहा है इस तरह कि उसके संबंध अच्छे हैं या दूसरे वाले व्यक्ति से उसको संबंध मेंटेन करने से हो सकता है किस तरह का लाभ हो, जिसकी वजह से वो इस तरह का कार्य कर रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है उस कांटेक्ट या उस संबंध को अवॉइड करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर रहा है। और अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है कि पूरी तरह से अवॉइड करना संभव नहीं है, तो वो असली में वास्तविक तौर पे जो है वो नहीं प्रदर्शित कर रहा है, अपने को कुछ और एक मुखौटा लगाकर एक अपना दूसरा रूप सामने वाले पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन भी एक बाउंड्री का डिस्टर्बेंस माना जाता है। डिफ्लेक्शन तब भी होता है जब व्यक्ति अपने पर्यावरण से जो जानकारियां आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, उससे अनभिज्ञ है, अनजान है, तब भी हम कहेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। जबकि एक दूसरा प्रॉब्लम जो होता है जिसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन या असंवेदीकरण, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति खुद को, अपने स्वयं को पृथक कर लेता है ताकि उसको कोई भावनाएं महसूस नहीं हो, या कोई भी चीजें हो रही हैं तो शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि वो चीजें मुश्किल हैं, उनको संबोधित करना मुश्किल है, उन चीजों से निपटना मुश्किल है। तो व्यक्ति असंवेदीकरण कर लेता है, डिसेंसिटाइजेशन कर लेता है, खुद को पृथक कर लेता है इन भावनाओं से, उसे कुछ इमोशंस, कोई फिजिकल फीलिंग्स महसूस ही नहीं होती है। मतलब पर्यावरण से उसने खुद को इस तरह से अलग कर लिया, क्योंकि भौतिक तौर पे अलग होना शायद नहीं संभव है, तो मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे उसने पृथक कर लिया है, उसे कोई भावनाओं पर असर नहीं पड़ रहा, पर्यावरण में जो भी हो उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये होता है डिसेंसिटाइजेशन या असंवेदीकरण। अब ये सब तो कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्फ्लुएंस, बाउंड्री और कितने सारे प्रकार के बाउंड्री में परेशानियां या डिस्टर्बेंस हो सकती हैं उसके बारे में। अगला एक कॉन्सेप्ट जो है वो है डाइकोटोमीज और पोलैरिटीज का। तो फील्ड थ्योरी में अगर देखेंगे तो डाइकोटोमीज और पोलैरिटीज के बीच में अंतर बताया गया है। डाइकोटोमी का मतलब होता है कि आपका जो फील्ड है, और फिर से दोहरा दे रहे हैं, फील्ड का मतलब कि स्वयं और पर्यावरण मिलाकर जो एक क्षेत्र बनता है, इसे हम फील्ड कहते हैं। तो फील्ड में जब हम एक अप्राकृतिक तरह का विभेद पैदा कर दें, उसे खंड में बांट दें जो अप्राकृतिक तरह से बांटा गया है, तो यहां पर कहा जाएगा कि डाइकोटोमी बन गई है। जबकि पोलैरिटी क्या होता है कि फील्ड अपने आप में ही प्राकृतिक तौर पे, नेचुरल तौर पर अलग अलग हिस्सों में या दो छोरों में बटी हुई है। तो जब दो छोरों में प्राकृतिक तौर पे बटा हो फील्ड, तो उसे बोलते हैं कि ये पोलैरिटी दिखा रहा है। पर जब अप्राकृतिक तरह से हम उसको बांट दें अलग अलग टुकड़ों में, खंडों में, तो कहा जाएगा कि ये डाइकोटोमी है। तो फील्ड जो है वो पोलैरिटी में कैसे बटा हो सकता है? पोलैरिटी मतलब जो प्राकृतिक तौर पर दो छोरों में बटा हुआ है, जैसे सुख दुख, हंसना रोना, अच्छा बुरा, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये प्राकृतिक तौर पर है। ये प्राकृतिक तौर पर दो छोर
बने होते हैं किसी भी चीज के, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ फायदे का होता है, कुछ नुकसान का होता है। तो ये नेचुरली अकरिंग तरह के डिफरेंसेस हैं। ये पोलैरिटी या दो छोर जो हैं, ये सामान्य तौर पर प्राकृतिक तौर पर हर जगह होते हैं। लेकिन जब हम संबंधों में या पर्यावरण में अपने मन से अप्राकृतिक तरह के खंड पैदा कर दें, अलग अलग विभेद कर दें चीजों में, तो उसे हम कहेंगे डाइकोटोमी है। तो जब इंटीग्रेशन फेल हो जाता है, जब संगठन छूटने लगता है, टूटने लगता है, जो संगठित हैं आप अपने पर्यावरण के साथ, उस संगठन में कमी आने लगती है, तो स्प्लिट्स या खंड बंटने लगते हैं। अब यहां पर व्यक्ति का अपना हिस्सा जो है, मतलब उसका मन और उसका शरीर जो उसे एक व्यक्ति बनाता है, उसमें उसे संगठन नहीं महसूस होता, व्यक्ति को उसमें संगठित नहीं महसूस होता, उसे दोनों अलग अलग महसूस होते हैं। मन कुछ और कह रहा है, शरीर से वो कुछ और महसूस कर रहा है, उसमें उसे विभेद पता चलता है। तो अब ये जो है, ये डाइकोटोमी है, ये अप्राकृतिक तरह का विभेद है जो पैदा हो गया परिस्थितिवश या हमारे सोच विचार के कारण, किसी और समस्या की वजह से। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक माँ है जो अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, पालन पोषण कर रही है, पर उसे इतना समय और अपना सामर्थ्य उसमें देना पड़ रहा है इस कार्य में कि उसे खुद के लिए समय नहीं है। तो उसे लगता है कि एक माँ के तौर पे उसकी क्षमताएं अलग हैं और बेहतर हैं और अच्छी हैं, लेकिन स्वयं के लिए उसकी क्षमताएं नहीं है, स्वयं को वो देखभाल नहीं कर पा रही है, समय नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर एक खंड मौजूद हो गया, दो टुकड़ों में आदमी का स्व का जो भान है वो बट गया। खुद को दो अलग अलग रोल में देखने की वजह से वो महिला खुद को संगठित नहीं महसूस कर पा रही है। उसे लग रहा है कि मैं एक नहीं दो व्यक्ति हूँ, एक माँ हूं जो कि बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, और दूसरी तरफ मैं एक कोई व्यक्ति हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ जो खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, खुद को समय और आराम नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ उसका स्व जो कि संगठित था, जो एक इंसान की तरह महसूस होता था, उसमें विभेद हो गया, विभाजन हो गया, और ये अप्राकृतिक तरह का विभाजन है, मतलब डाइकोटोमी हो गई है। तो यहां पर उसका कार्य सफर करेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उसकी सोच विचार की वजह से उसका कार्यकलाप जो होगा वो प्रभावित होगा, और समस्याएं बढ़ती आती हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है गेस्टाल्ट थेरेपी में, वो है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का, जो कि आप इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं पहले से ही। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आते ही हैं। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड होता है फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड में, जिसे सिलेक्टिव अटेंटिवनेस भी कहते हैं। तो आप जब भी देखते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में फिगर और ग्राउंड की बात होती है, क्या चीज सामने है और क्या उसका बैकग्राउंड है। तो जो फिगर होता है, जिसे हम फिगर बोलते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, वो कोई एक सुगठित क्लियर बॉर्डर वाली एक खास चीज होती है जिस पर हम फोकस कर रहे होते हैं, और उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो हम कहते हैं ये बैकग्राउंड है। तो फिगर कोई चीज कैसे बनती है कि आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान उस पर है, आपकी जागरूकता उस पर है, आप अवेयर है उस चीज के लिए, तो वो फिगर बन जाती है, और उसके अतिरिक्त बाकी हर चीज जो है वो ग्राउंड बन जाती है, मतलब उस पर अभी आपका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति चेतन तौर पर किसी एक चीज पर फोकस कर सकता है, और उसके अतिरिक्त बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो बैकग्राउंड बन जाती हैं, और वो जिस चीज पर फोकस करेगा वो फिगर हो जाता है, उसके अतिरिक्त हर चीज बैकग्राउंड हो जाती है। जैसे अगर आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर की तरफ देख रहे हैं, उनके हाव भाव, वो कुछ समझा रही हैं तो उनकी तरफ आप देख रहे हैं, तो उसके अलावा आपकी दृष्टि में बाकी चीजें भी हैं, पर उस पर आपका फोकस नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो सब बैकग्राउंड हो जाता है, वो टीचर जो है वो फोरग्राउंड हो जाती है, मेन फिगर हो जाती है। इसी तरह अगर टीचर ने कुछ बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया और आपका ध्यान बोर्ड पर चला गया कि बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है, तो अब वो बोर्ड जो है वो फोरग्राउंड हो गया, और टीचर और बाकी बच्चे और 10 और सामान जो रखे हुए हैं कक्षा में, सब कुछ बैकग्राउंड बन जाता है, क्योंकि अभी उस पर आपका फोकस नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही इंद्रिय में होता है, सिर्फ देखने के क्षेत्र में होता है, बाकी एरियाज में भी होगा।
अगर आप क्लास में बच्चे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, पर टीचर उसमें कुछ बोलने लगे और आपका ध्यान है टीचर की बात पर, तो टीचर की आवाज जो है वो फोरग्राउंड हो जाएगी और बाकी सबकी बातचीत, शोर शराबा, शोरगुल सब कुछ बैकग्राउंड हो जाता है। पर वही टीचर की बात सुनते सुनते लेक्चर के बीच में आपका ध्यान भटकने लगे और पीछे के लोग जो बात कर रहे हैं बीच बीच में आपका ध्यान उस पर जाने लगे, तो जब जब ध्यान उन पर जा रहा है, जब जब आप उनकी बात सुन रहे हैं, तब आप ध्यान देंगे कि टीचर ने क्या बोला, वो मिस हो गया, स्किप हो गया, आप नहीं समझ पाए, क्योंकि उस समय आपने जिस चीज पर ध्यान दिया, पीछे की बातचीत पर ध्यान दिया, वो आपके अवेयरनेस में आ गई, केंद्र में, वो फोरग्राउंड हो गई और बाकी हर कुछ, बाकी सब तरह की आवाजें बैकग्राउंड हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है जो गेस्टाल्ट थ्योरी में आप देखते हैं, फोरग्राउंड का और बैकग्राउंड का। और प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं, गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि समस्या कब शुरू होती है, जब व्यक्ति फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को ठीक प्रकार से अलग नहीं कर पाता है। तो स्वास्थ्य की जो संकल्पना है गेस्टाल्ट थ्योरी में, वहां पे वो मानते हैं कि व्यक्ति का अवेयरनेस जो है, उसकी जागरूकता जो है, वो फोरग्राउंड की चीज के लिए होनी चाहिए और बाकी हर चीज बैकग्राउंड की होनी चाहिए। यानी व्यक्ति एक तरफ अटेंशन दे पा रहा है, अवधान एक तरफ केंद्रित कर पा रहा है, एक चीज पर कर पा रहा है, ये क्षमता व्यक्ति की होगी तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। गेस्टाल्ट थेरेपी में होम्योस्टैसिस का भी लॉ आता है, या सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन का भी कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे एक व्यक्ति का, एक जीव की ये चेष्टा होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप के अंदर और अपने और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बना के रखे, मनोवैज्ञानिक तौर पर खासकर एक बैलेंस बना हुआ रहे। तो अगर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसे एनर्जी की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, उसे भूख लगने लगेगी, भूख लगती है तो भूख व्यक्ति के ध्यान का केंद्र हो जाती है और बाकी चीजें सब नगण्य हो जाती हैं। फिर व्यक्ति खाने की तलाश में लग जाता है और खाता है तो बॉडी में ये जो डिसबैलेंस हुआ था कि भूख लगने लगी थी, एनर्जी की जरूरत थी, वो डिसबैलेंस फिर से खत्म हो जाता है, बॉडी फिर से रेस्ट की अवस्था में आ जाती है, क्योंकि खाने की जरूरत जो थी, जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो खत्म हो गई, खाना मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो बॉडी फिर से बैलेंस की अवस्था में या होम्योस्टैसिस में आ जाती है। तो इंसान की ये प्राकृतिक चेष्टा होती है कि वो हमेशा बैलेंस में रहने की कोशिश करता है, और जब भी ये बैलेंस गड़बड़ होता है, मतलब होम्योस्टैसिस बिगड़ता है, तो इंसान उसको ठीक करके फिर से वापस बैलेंस की अवस्था में आने की कोशिश करता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आपने और सुना होगा, प्रेग्नेंस का। प्रेग्नेंस इसी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से रिलेटेड है। प्रेग्नेंस का वर्ड का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है ये भी, और इसका अर्थ होता है कंसाइज, प्रिसाइज या सिंपल, बहुत ही सरल। तो प्रेग्नेंस का आइडिया ये है कि कोई भी चीज आप जब देखते हैं, कोई भी चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और यहाँ सिर्फ देखने से संबंध नहीं है, किसी भी इंद्रिय से आप जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं, चाहे स्पर्श हो, चाहे सुनकर, चाहे कोई चीज टेस्ट करके, चाहे स्मेल करके या देखकर, तो कोई भी चीज जब आप देखते हैं, कोई भी फील्ड को, कोई भी एरिया को आप जब देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज होती है कि अपने आप उसमें फिगर और ग्राउंड बन जाते हैं। जो चीजें आप देख रहे हैं, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो अपने आप एक निश्चित रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। और उसके लिए उस प्रेग्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना सबसे सिंपल रूप में आप उसको देख पाएंगे, वैसा ही आपको वो चीज दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल रूप जो है उसका, वो आपको दिखने लगता है। जैसे अगर आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर्स में, पहली पिक्चर है, अगर आप ध्यान से उसको देखें तो एक तरफ से पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है, पर दूसरी तरफ से देखें तो एक शेरनी और एक तरफ एक वनमानुष कह लीजिए, और ओरंगुटान कह लीजिए, वो दिख रहा है। पर आप जैसे ही इसको देखते हैं, ज्यादातर लोगों को तुरंत पहले पेड़ दिखाई देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अलग अलग चित्र में हिस्से हैं, दो तीन तरह से देखे जा सकते हैं,
लेकिन जो सबसे सिंपल पॉसिबल तरीका है देखने का आपको वो दिखाई देगा। तो फिगर और ग्राउंड अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाते हैं सिंपलेस्ट वे में, सबसे सिंपल तरीके में। इसी को बोलते हैं प्रेग्नेंस। जैसे अभी आप बगल में जो पिक्चर देख रहे हैं, वहां पर आप सबको ही लगा होगा कि कोई चेहरा है जैसे, जिसकी दो आंखें हैं और नीचे मुंह है जो बहुत शॉक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल शॉक्ड है। और ज्यादातर लोग को इस तरह से दिखेगा, बजाय ये देखने के कि हाँ एक वो दरवाजा है और दो अलग अलग वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बिल्डिंग में, उस तरह की डिजाइन है जो नाक जैसी लग रही है। अलग अलग इस तरह का आपको बिल्डिंग की संरचना ऐसी नहीं दिखेगी, आपको तुरंत से एक चेहरे जैसा लुक दिखेगा। क्योंकि जो भी चीजें हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं वो ऑटोमेटिकली सबसे सिंपल रूप में संगठित हो जाती हैं, सबसे डायरेक्ट और सिंपल तरीके से जैसे देखी जा सकती हैं उस तरह दिखने लगती हैं। और इसी को हम प्रेग्नेंस कहते हैं, कि हमारा फील्ड जो है वो सिंपलेस्ट वे में ऑर्गेनाइज हो जाए, सिंपलेस्ट वे में अरेंज हो जाए और हमें दिखने लगे। और आप ध्यान देंगे कि एक बार जब एक तरह का आपको कोई तस्वीर या कोई पिक्चर, कोई चीज दिखने लगती है, और उसके बाद जब आप एहसास करते हैं कि अच्छा ये तो इस तरह की चीजें हैं, एक दरवाजा है, यहाँ पर दो खिड़की जैसी कोई चीजें बनी हुई हैं, इस तरह से आप देखते हैं। पर उसके बाद भी आप जितनी बार उसको देखेंगे, आपको पहले जिस तरह से दिखाई दिया था बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरीका है, ये प्रत्यक्षीकरण का ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अपने आप वो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में चीजें दिखने लगती हैं। ट्रांसपोजेबिलिटी, ट्रांसपोजेबिलिटी का मतलब होता है, और ये प्रेग्नेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, कि चीजें अपनी प्रॉपर्टी रखते हुए, उनकी जो विशेषताएं हैं वो रखते हुए कभी कभी स्वरूप परिवर्तित कर सकती हैं। जैसा कि अभी हमने पिछली पिक्चर में देखा था, एक तरह से आप देखें तो आपको पेड़ भी दिखेगा, पर दूसरी तरह से देखें तो आपको एक शेरनी और एक वनमानुष भी दिख रहे हैं। तो ये ट्रांसपोजेबिलिटी है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, कभी एक चीज दिखेगी कभी दूसरी चीज दिखेगी। उसी चीज में, उसी चित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही चित्र है समान, लेकिन आपको एक बार कुछ और दिख सकता है, दूसरी बार कुछ और दिख सकता है। इसी तरह कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं, म्यूजिक वही है, पहले से रिकॉर्डेड है, उसमें परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, पर एक बार आप सुन रहे हैं तो आपको कुछ उसमें अलग लय पता चल रही है, दूसरी बार सुन रहे हैं तो कुछ और चीज आपके अवेयरनेस में आ रही है। तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपोजेबिलिटी। और गेस्टाल्ट थेरेपी मानता है कि एक इंसान के सोच विचार, उसकी भावनाएं, उसके व्यवहार, इनमें भी ट्रांसपोजेबिलिटी होती है। जैसे व्यक्ति अपने पर्यावरण के बारे में क्या महसूस कर रहा है, अपने आंतरिक अनुभव के बारे में क्या महसूस कर रहा है, ये चीजें टर्शरी क्वालिटीज कही जाती हैं। और व्यक्ति कितना किसी वक्त में, किसी समय में अवेयर है या जागरूक है, उससे इस पर प्रभाव पड़ेगा कि वो अपने आंतरिक अनुभवों को या पर्यावरण को किस रूप में देख पा रहा है, ट्रांसपोजेबल रूप में देख पा रहा है या नहीं, क्या उसका फिगर और ग्राउंड बार बार चेंज हो रहा है, क्या एक ही अवस्था में उसको अलग अलग चीजें, अलग अलग नजरिए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या एक ही घटनाक्रम को वो दो अलग अलग एंगल से विचार कर पा रहा है। इस तरह की चीजें ट्रांसपोजेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे नीचे आप ये जो फिगर देख रहे हैं, बहुत ही फेमस फिगर है गेस्टाल्ट थेरेपी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि एक वास दिख रहा है आपको, एक फूलदान जैसा दिख रहा है एक तरह से, पर ये ट्रांसपोजेबल है। दूसरी तरह से आप देखें तो दो चेहरे एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का भी गेस्टाल्ट थेरेपी में इस्तेमाल होता है। जब आप प्रक्रिया देखेंगे गेस्टाल्ट थेरेपी की नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पता चलेगा। अब आते हैं फाइनली अवेयरनेस की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेस्टाल्ट थेरेपी में। ये उसका मूल है, गेस्टाल्ट थेरेपी का मूल सिद्धांत है अवेयरनेस या जागरूकता। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में साइकिल ऑफ अवेयरनेस की बात होती है। साइकिल ऑफ अवेयरनेस एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, समस्याओं का निवारण करने का। अवेयरनेस के माध्यम से व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर खुद को संगठित करता है, अपने विकास की तरफ ध्यान देता है, डिफरेंशिएटेड यूनिटी बनता है, मतलब खुद को पृथक रखते हुए भी पर्यावरण से जुड़ा भी रखता है, और लोगों के कांटेक्ट में रह पाता है। तो यहां पर व्यक्ति के अवेयर रहने की या जागरूक रहने की जो क्षमता है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है।
व्यक्ति खुद के बारे में और पर्यावरण के बारे में तभी सटीक तरह से जान सकता है जबकि वो सचेत हो, अवेयर हो, और तभी सही तरह के डिसीजंस ले सकता है, फैसले ले सकता है जो उसके विकास में कारगर साबित होंगे। तो अगर व्यक्ति अवेयर है, जागरूक है, अपने पर्यावरण के बारे में समझ रहा है, जान रहा है, स्वयं से भी जुड़ा हुआ है, अपने बारे में भी ज्ञान रख रहा है, खुद को स्वीकार कर रहा है जैसा है वैसे, तो वो सही तरह के फैसले ले पाएगा, सही तरह के चुनाव कर पाएगा। और अवेयरनेस कैसे आती है, जागरूकता कैसे आती है? तो इंसान के जीवन पे जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने से, या गेस्टाल्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं जो गेस्टाल्ट थेरेपी में करवाए जाते हैं क्लाइंट को, उनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर जागरूकता का इजाफा किया जाता है, उसमें बढ़त की जाती है। गेस्टाल्ट थेरेपी में क्लाइंट को ये सिखाया जाता है कि उसे अपने अनुभवों के बारे में बस बात नहीं करनी है, बल्कि उसे अभी इसी क्षण में जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं परामर्शन के दौरान या मनोचिकित्सा के दौरान, उसे डायरेक्टली अभी एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे जो थेरेपी के दौरान महसूस हो रहा है उसको वो अनुभव कर रहा है और उसको व्यक्त कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक अलग चीज है और बेहतर चीज है, बजाय कि उन्हीं भावनाओं के बारे में वो बोले और बात करे। तो अनुभव करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय उन चीजों के बारे में बात करने से। तो अगर कोई क्लाइंट है और वो चाहता है कि उसका प्राकृतिक विकास होता रहे, तो वहां पर अवेयर होना उसे बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति या क्लाइंट जो है वो दुखी रहता है। और ये माना जाता है कि कोई क्लाइंट अगर थेरेपी के लिए आया है तो इसका मतलब कि उसमें जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से उसकी प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया बाधित हुई है कहीं ना कहीं। यहां पर इम्पास वर्ड जो है इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। इम्पास तब होता है जब कोई क्लाइंट, कोई व्यक्ति खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, जब वो कंफ्यूजन में होता है, डाउट में होता है, क्योंकि वो बाहरी सपोर्ट पर या पर्यावरण पर बहुत ज्यादा निर्भर था काफी समय से, अब उसे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो स्वयं के बारे में बहुत जागरूक नहीं है, अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक नहीं है, वो स्वनिर्भर नहीं है, अभी तक दूसरों पर निर्भर था, पर वो सहारा अभी उसका चला गया, अभी वो हेल्प जो थी उसको बाहरी वो चली गई, तो अब वो फंस जाता है, वो इम्पास की एक स्थिति हो जाती है जहां पे अनिर्णय की स्थिति हो जाती है कि अब क्या करें। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि वो समझ नहीं पाता है कि अब यहाँ पर क्या करें, जो मेरा सहारा था वो तो चला गया और मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो थेरेपी सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब एक व्यक्ति में हम उसको जागरूकता जगा सके उसकी अपनी क्षमताओं के बारे में, और कैसे वो उन क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने फैसले, अपने निर्णय स्वयं ले पाए। यही है साइकिल ऑफ अवेयरनेस जिसकी बात की गई है, जहां पर अगर हम नीचे से शुरुआत करें तो आप देखिए, ऑर्गेनिज्म एट रेस्ट, जो व्यक्ति है या जीव है वो रेस्ट की अवस्था में है, आराम की अवस्था में है। फिर देखिए एरो बढ़ रहा है बाईं तरफ से, सेंसेशन, उसे कुछ संवेदना हो रही है, कुछ महसूस हो रहा है, यानी कोई चीज उसके जागरूकता में, ध्यान में आ रही है, फोरग्राउंड में आ रही है, बाकी चीजें नगण्य हो गई, अभी बैकग्राउंड में हो गई। कोई एक सेंसेशन, कोई एक संवेदना है जो उसके ध्यान में बिल्कुल सामने आ रही है, व्यक्ति के दिमाग में आ रहा है ये क्या चीज है। तो अब उसे क्या हो रहा है, अगला अवेयरनेस, उसे जागरूकता हो रही है कि मुझे काफी भूख लग रही है, या मुझे ठंड लग रही है, या मैं बहुत थका हुआ हूं, बोर हो रहा हूं, कोई उसको एक फीलिंग समझ में आई। अब अगला क्या होगा, एनर्जी, उसके मसल्स काम करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए उसे भूख लगी तो अब उसके बॉडी में एनर्जी खर्च होनी शुरू होगी। अगर व्यक्ति बैठा हुआ था, लेटा था, आराम कर रहा था, किसी काम में था और उसे लगा कि अब मुझे भूख लग रही, तो अब वो मसल्स का इस्तेमाल करेगा, अब एनर्जी थोड़ी यूज करेगा, कहीं जाएगा जहां पे उसको भोजन प्राप्त हो सके, या भोजन बनाएगा, कुछ करेगा। तो एक्शन, अगला स्टेप आता है एक्शन, कुछ ना कुछ वो करेगा, व्यवहार, जिससे उसकी समस्या जो शुरू हुई थी वो खत्म हो सके। तो उसने कुछ एक्शन लिया। फिर अगला है कांटेक्ट,
एक्शन के दौरान कई बार संभव है कि उसे और पर्यावरण से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरे व्यक्तियों से, चाहे बाकी वस्तुओं से। जैसे अब खाना ही बना रहा है कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जाके अपनी माँ से बोलता है मुझे खाना दे दो, तो यहाँ कांटेक्ट जो है, उसके संबंध जो है पर्यावरण में, वो इस्तेमाल में आने लगे कि वो किसी से हेल्प ले रहा है अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। या अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति किचन में जा रहा है, कई तरह के सामान ले रहा है, कई बर्तन ले रहा है, चीजें पका रहा है, तो ये भी सारे जो औजार या मशीनें या कोई और वस्तुएं इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, वो भी एनवायरमेंट का हिस्सा है और उनकी मदद से वो काम कर रहा है। तो कांटेक्ट बढ़ता है व्यक्ति का एनवायरमेंट से। फिर उसकी समस्या सॉल्व हो गई, खाना बन गया, उसने खा लिया, तो अब उसकी जो सेंसेशन, जो संवेदना एक उभरी थी भूख की, वो रिजॉल्व हो गई। तो रिजोल्यूशन एंड क्लोजर, समस्या खत्म हो गई और व्यक्ति को एहसास हुआ कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है भूख के कंटेक्स्ट में। और भी किसी समस्या, मानसिक परेशानी, कोई और दिक्कत के कंटेक्स्ट में, कोई तनाव की बात, कोई भी और संदर्भ में ये चीज हो सकता है। और जब रिजोल्यूशन एंड क्लोजर हो गया तो व्यक्ति का ध्यान उस चीज से हट जाता है, फिर व्यक्ति रेस्ट की अवस्था में दोबारा आ गया। तो यही होता है साइकिल ऑफ अवेयरनेस, ये चक्र चलता रहता है जागरूकता का। एक और कॉन्सेप्ट जो आता है गेस्टाल्ट थेरेपी में, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का या उत्तरदायित्व का। तो क्लाइंट्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उत्तरदायी माना जाता है, या रिस्पॉन्सेबल, रिस्पॉन्सिबल को ही रिस्पॉन्सेबल इस तरह से लिखा हुआ है ताकि दोनों का तुक मिले, इस तरह से लय मिले बोलने में। तो रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सेबल मतलब वो रिस्पॉन्स देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के काबिल है, समर्थ है। ये दोनों ही चीज देखी जाती है क्लाइंट में कि ना वो सिर्फ उत्तरदायी है बल्कि वो प्रतिक्रिया देने के भी काबिल है, उसके में क्षमता है कि वो पर्यावरण में जवाब दे सके, सही तरह से प्रतिक्रिया दे सके। तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति समझ सके कि उसके पास ये उत्तरदायित्व है कि उसे चीजों का चुनाव करना है, उसे फैसले लेने हैं, और उसके आधार पर ये निर्भर करेगा कि उसका पर्यावरण के साथ जो सामंजस्य है वो कितना स्वस्थ रूप में रहेगा। इसके लिए क्लाइंट को सारे अनफिनिश्ड बिजनेस जो हैं, जो ऐसे कार्य उसने छोड़ के रखे हुए हैं, जो अधूरे काम छोड़कर रखे हुए हैं, जैसे महत्वपूर्ण जरूरतें, महत्वपूर्ण चुनौतियां या परेशानियां जिसमें कि क्लाइंट को ध्यान देना है, अटेंशन देना है, इनको पूरा करने पर जोर दिया जाता है। तो जैसे जैसे क्लाइंट की अवेयरनेस बढ़ती है, उसकी जागरूकता बढ़ती है, क्लाइंट्स को एहसास होता है कि उन्होंने स्व के, अपने आप के, आत्म के कुछ हिस्सों को अपने से पृथक कर दिया था, अपना हिस्सा नहीं रहने दिया था, उसे मान लिया था कि वो तो पर्यावरण का हिस्सा है, उसे स्वीकार नहीं किया था। और इसे वो उस समय रियलाइज करते हैं जैसे जैसे उनकी जागरूकता बढ़ती है कि नहीं, ये मेरा ही हिस्सा है, ये खराब चीज जो है ये पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, ये लोगों की सोच नहीं है, ये मेरी ही नकारात्मक सोच थी, मेरे अंदर ही ये बुराई थी। तो ये चीजें व्यक्ति रियलाइज करता है थेरेपी के दौरान, और इसी को कहते हैं सेल्फ रीडिस्कवरी, स्वयं की दोबारा खोज करना, या एग्जिस्टेंशियल रीजनरेशन, अपने अस्तित्व का पुनर्जीवन, इस चीज को बोलते हैं। तो ये चीजें जब कराई जाती हैं क्लाइंट को, तो उसे अपने बारे में अपना सही ज्ञान हो पाता है, और इसके चलते फिर वो संगठित महसूस करता है अपने अंदर और सही तरह के फैसले लेने में सक्षम हो पाता है। तो थेरेपी में इस तरह से होता है कि क्लाइंट और काउंसलर, मतलब परामर्शक, या अगर मनोचिकित्सक की बात करें साइकोथेरेपिस्ट, तो दोनों ही स्व उत्तरदायी होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंसलर और थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी की जो प्रक्रिया है और क्लाइंट के साथ उनका वहां पे जो प्रेजेंस है उसके प्रति उत्तरदायी हैं, अपने स्वयं के ज्ञान के प्रति उत्तरदायी हैं और क्लाइंट के प्रति उत्तरदायी हैं। उनका कार्य होता है कि एक गैर रक्षात्मक रवैया अपनाएं। तो अपना अवेयरनेस जो है उनकी अपने बारे में जो जागरूकता है, उसे वो गैर रक्षात्मक रूप में इस्तेमाल करें थेरेपी के दौरान। यानी क्लाइंट जो भी चीजें बोल रहा है
उसमें अपनी चीजों को समाहित नहीं हो जाने दे, मिल नहीं जाने दे, ये पता रहे कि हाँ ये मेरी सोच विचार है और ये क्लाइंट के अपने विचार हैं, दोनों में मिक्स नहीं हो पाए कहीं पर, और डिफेंसिव ना हो, गैर रक्षात्मक तरह से काउंसलर अपनी अवेयरनेस को वहां पर मेंटेन करें थेरेपी के दौरान। तो अनफिनिश्ड बिजनेस वाली जो चीज है कि कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ मुद्दे थे जिस पर क्लाइंट ने ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान देने से फिर उत्तरदायित्व का भाव आएगा। वो चीज पूरी करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं एम्प्टी चेयर मेथड, खाली कुर्सी मेथड। ये मेथड्स हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं यूज होती है थेरेपी के दौरान। इसमें क्लाइंट के सामने एक खाली कुर्सी रख दी जाती है और क्लाइंट को बोला जाता है कि आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि वहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जिससे आप जो भी समस्या आपने डिस्कस कर रहे हैं उसमें न सिर्फ आप अपने नजरिए से देखें बल्कि सोचें कि सामने कोई भी बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके पिता बैठे हुए हैं, या आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, या पति पत्नी कोई बैठे हुए हैं, ऐसे सोच लीजिए और सोचिए कि वो अपने नजरिए से इस परेशानी को कैसे देखेगा। तो इससे आपको एक परेशानी को बेहतर समझने में मदद मिलेगी कि अलग अलग नजरिए हो सकते हैं एक ही समस्या के। तो एम्प्टी चेयर मेथड को हम लोग और डिटेल में थर्ड वीडियो में देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आता है गेस्टाल्ट थेरेपी में वो है शुड्स का। शुड, चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि इंसान चाहिए में उलझ कर रह जाता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो महसूस करना चाहिए, मुझे ये बोलना या नहीं बोलना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। तो चाहिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्लाइंट को मदद करते हैं काउंसलर या थेरेपिस्ट कि वो ये चाहियों को दूर करे। जो चाहिए वाला उसके दिमाग में चीजें हैं या सोच विचार है अलग चीजों के बारे में, जो हम जानबूझ के नहीं करते, कई बार अनायास ही या बिना उसके सोचे विचारे ही हमें फील होते रहता है। अपने दिमाग में ये हमारा इंटरनल डायलॉग चलता रहता है, दिमाग में अपनी एक लैंग्वेज चलती रहती है ना। हम शांत भी हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, तो दिमाग में अपना डायलॉग चलता रहता है, अपने आप से हम कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। तो उसमें हमारे दिमाग में ये सब विचार आते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बोल देना चाहिए था, मुझे हट जाना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कई सारी चीजें हमारे दिमाग में इस तरह चाहिए के रूप में आती रहती है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में यही चीज सिखाया जाता है कि ये चाहिए का कॉन्सेप्ट दूर करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमें हटानी है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में माना जाता है कि ये चाहिए का जो विचार है ये एक बहुत ही खराब तरह का व्यवहार है, निष्क्रिय तरह का व्यवहार है। इसका कोई हमें फायदा नहीं होने वाला है, हमारे विकास में इसका कुछ योगदान नहीं है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ऐसी सोच रखने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिवाय एक उन्होंने अपवाद बताया है। अपवाद है परिस्थिति, क्योंकि पर्ल्स जो थे, फ्रिट्ज पर्ल्स, उनका मानना था कि इंसान क्योंकि अकेले में तो रहता नहीं है, पर्यावरण से लिंक रहता है, उसके संबंध में रहता है, तो परिस्थितियां जो आ रही हैं वो व्यक्ति के व्यवहारों को और वो क्या एक्शन लेगा, क्या चीजें करेगा, उसको प्रभावित करती हैं, उस पर असर डालती हैं। और इस तरह से व्यक्ति सीखता है कि जीवन में उसे कैसे समस्याओं से निपटना है। तो इस तरह के शुड्स जो हैं कि इस परिस्थिति में ये करना चाहिए या वैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो ठीक है, पर उसके अलावा कोई शुड तरह के विचार जो भी हो वो निष्क्रिय तरह के व्यवहार है, निष्क्रिय तरह के विचार हैं और वो हमें किसी भी तरह से सहायता नहीं करने वाले हैं। अब फाइनली जो गेस्टाल्ट थेरेपी में, या कहिए कि पूरे गेस्टाल्ट थेरेपी का जो समावेश है एक सेंटेंस में, वो ये फेमस कोटेशन या लाइन है जो है आई दाउ व्हाट एंड हाउ हियर एंड नाउ। आई का मतलब आप समझते हैं मैं, दाउ मतलब होता है यू, तो यहाँ यू नहीं लिखा गया, दाउ यू के लिए ही पुराना वर्ड है, पुराना इंग्लिश का शब्द है। दाउ यहाँ क्यों लिखा गया है? क्योंकि राइमिंग बन पाए, पढ़ने में अच्छा लग पाए इसके लिए। क्योंकि आप पढ़ेंगे आई यू व्हाट एंड हाउ हियर एंड नाउ, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आई दाउ व्हाट एंड हाउ हियर एंड नाउ। तो हाउ और नाउ से राइम करने के लिए ये दाउ वर्ड लिखा गया है, जो अर्थ इसका बिल्कुल यू ही है, मतलब आप या तुम, और इसका पुराना वर्ड है, यू का पुराना इंग्लिश शब्द है दाउ, जो यहाँ लिखा गया है।
तो ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है गेस्टाल्ट थेरेपी को। अगर आपको कुछ शब्दों में परिभाषित करना है तो आप कह सकते हैं आई, दाउ, व्हाट एंड हाउ, हियर एंड नाउ। ये पूरा थेरेपी की जो प्रक्रिया है उसको परिभाषित कर देता है इतने शब्दों में। जो ये शब्द हैं ये मार्टिन ब्यूबर एक थे दार्शनिक, उनके लेखनों से लिया गया है ये टर्म्स। तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर क्लाइंट के साथ जो एक संबंध स्थापित करता है, जो सौहार्दपूर्ण संबंध बनाता है, जो स्व उत्तरदायित्व पर बेस्ड होता है, वहां पर प्रयास किया जाता है कि इस समय में, इस वक्त जो चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने संबंधों में, उस चीज पर हम फोकस करें। मतलब क्लाइंट और काउंसलर के जो संबंध है, तो ये आई और दाऊ वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं और तुम, क्योंकि मैं हूं सेल्फ, और एनवायरमेंट जो कि एक मुख्य पार्ट है गेस्टाल्ट का। एनवायरमेंट में इस समय हमारा है काउंसलर या मनोचिकित्सक। तो क्लाइंट मैं हो गया और काउंसलर यू हो गया, और यही सोच जो काउंसलर है वो भी रखेगा, जो मनोचिकित्सक है वो भी रखेगा। तो उसके लिए वो स्वयं आई हो गया और क्लाइंट जो है यू हो गया। तो आई और यू के बीच का जो संबंध है उस पर फोकस करना। दूसरा फोकस होता है अभी इस मोमेंट में क्या चीजें हो रही हैं, इस पल में, वर्तमान में क्या चीजें हो रही हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस पर ध्यान देना। तो यहां पर ध्यान दिया जाता है, क्लाइंट को सिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट की मदद से। एक्सपेरिमेंट भी एक तरीका है थेरेपी में, जो हम देखेंगे थर्ड वीडियो में, कि उसमें सिखाया जाता है क्लाइंट को कि उसे क्या चीजें सीखनी है, कैसे वो अपना व्हाट एंड हाउ और हियर एंड नाउ का फोकस बना के रखे। तो व्हाट एंड हाउ का मतलब, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे। तो वर्तमान में व्यक्ति या क्लाइंट जो भी कुछ कर रहा है, जो सोच रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो क्या है और कैसे हो रही हैं, या क्या है और कैसे व्यक्ति कर रहा है, इस पर उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी जागरूकता होनी चाहिए। और हियर एंड नाउ पे होनी चाहिए, यहां और अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम घर जाएंगे तो ये कर देंगे, उसके बाद वो काम है, कल परसों ऐसा हो गया था, ऐसे नहीं है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है क्लाइंट को कि अभी में, वर्तमान में जीना है, अभी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और यहां और अभी में क्या हो रहा है, इस पर फोकस करना है। तो काउंसलर, थेरेपिस्ट इस बात से अवेयर रहता है कि हमारा जो संबंध है क्लाइंट के साथ में, उसको हमें अभी इन प्रेजेंट, वर्तमान में, उस पर हमें फोकस करना है। काउंसलर इस बात के लिए आदर भाव रखता है कि क्लाइंट में ये क्षमता है कि वो परेशानियों से उबर जाएगा और विकास की ओर बढ़ पाएगा। और काउंसलर इस चीज पर भी ध्यान देता है कि उसे वास्तविक व्यक्ति की तरह रहना है, वहां पर जिस तरह वो सच में है उस तरह ही प्रदर्शित करना है, कोई अपना नकली स्वरूप क्लाइंट के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑथेंटिसिटी, कि आप जो है बिल्कुल वैसे ही दिखाई दें। तो ये चीजें काउंसलर मेंटेन करते हैं। और इस थेरेपी में काउंसलर और क्लाइंट का जो संबंध है वो हॉरिजॉन्टल माना जाता है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, क्षैतिज तरह का रिलेशनशिप है, मतलब बराबरी का रिलेशनशिप है, वर्टिकल नहीं है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं। काउंसलर ऊपर है, क्लाइंट नीचे है, या क्लाइंट ऊपर है, महत्वपूर्ण है ज्यादा, और काउंसलर नीचे है, ऐसा नहीं है। दोनों का संबंध जो है एक धरातल पर है, हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया में जहां भी जरूरत पड़ती है, जहां काउंसलर को लगता है कि मेरे अपने अनुभव जो हैं अगर हम क्लाइंट से शेयर करेंगे तो उसको अपने बारे में जागरूकता हासिल करने में और मदद होगी, वहां पर काउंसलर भी अपने कुछ भावनाएं या अपने अनुभवों को शेयर करता है थेरेपी में। अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एकदम डायरेक्ट अनुभव जो आदमी कर सके, उससे उसकी अवेयरनेस सबसे अच्छी तरह से ग्रो करती है। और इसीलिए कई तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और चीजें कराई जाती हैं थेरेपी के दौरान, जिससे क्लाइंट की अवेयरनेस बढ़े, उसको अपने बारे में सही से ज्ञान मिल पाए। और हमेशा फोकस रहता है हियर एंड नाउ में, यहां और अभी में फोकस रहता है। अगर क्लाइंट
कुछ पुराने समय की भी, बीते समय की भी कुछ बातें कर रहा है, तो उस समय उसे क्या महसूस हो रहा था, किसी ने क्या किया, उस पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि वो चीज अभी विचार करके अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी आपको क्या चीजें लग रही हैं, इस पर फोकस किया जाता है। तो हमेशा वर्तमान में फोकस रहता है इसमें। गेस्टाल्ट टेक्निक में प्रेजेंट में जो फोकस रहता है कि वर्तमान में ही सिर्फ फोकस करना है और अभी की रियलिटी पर ध्यान देना है, इसमें बहुत जरूरी होता है कि क्लाइंट की आइडेंटिटी जो है, उसका पर्सनल कंटेक्स्ट जो है, उस पर भी फोकस किया जाए और उसके संदर्भ में चीजों को समझा जाए। और ये सब जो फीचर्स हैं गेस्टाल्ट थेरेपी के, आई, दाउ, व्हाट एंड हाउ, हियर एंड नाउ का जो कॉन्सेप्ट है, इसके चलते गेस्टाल्ट थेरेपी इतनी प्रभावी मानी जाती है कि विभिन्न उम्र के लोगों के, विभिन्न उम्र वर्ग के लोगों के साथ ये इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ तक कि किशोर वय के बच्चों के साथ भी ये इस्तेमाल की जा सकती है और बहुत बूढ़े लोगों के लिए भी ये कारगर होती है। यहाँ जेंडर का भी फर्क नहीं पड़ता, पुरुषों के लिए भी बराबर रूप से कारगर है, महिलाओं के लिए भी उतनी ही कारगर है। नोवैक ने देखा कि गेस्टाल्ट थेरेपी पुरुषों के साथ काम करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि वो क्या चुनाव कर रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं और क्या फिर एक्शन कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उस पर ये समझने में काफी मदद मिलती है। धन्यवाद।